तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को कंटिन्यू किया हुआ है। पिछला जो लेक्चर था वहाँ हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों को किन किन बातों पर फोकस करना होता है, या प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों के क्रम को किस प्रकार से हमें समझना है और किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरे प्राचीन इतिहास को 2 खंडों में बांटा। दोनों खंडों के अध्ययन की जो विधियां हैं उन विधियों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। इतिहास की तैयारी के संदर्भ में हमें किन विशेष बातों को ध्यान रखना है, यानी इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। जब हम किताब पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो हमें किन चीज़ों में फोकस करना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया। और मैंने बताया कि इतिहास में जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों की गति क्या रही है, कौन परिवर्तन सबसे ज्यादा तीव्र गति से हुआ, कौन सा परिवर्तन उससे धीमा, फिर उससे धीमा, इस प्रकार से परिवर्तनों की गति किस प्रकार से रही है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत के संदर्भ में। जब हम लोग प्राचीन इतिहास के सोर्सेस की बातें करते हैं तो इस सोर्सेस को 2 दृष्टिकोणों से पढ़ा जाता है। जब प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करते हैं, हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से सोर्सेस को पढ़ने का तरीका अलग होता है और मुख्य परीक्षा के हिसाब से सोर्सेस को पढ़ने का तरीका अलग होता है। जब हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो वहां पे जो सोर्स होते हैं इतिहास को जानने का, उन स्रोतों का सिर्फ वर्णन किया जाता है। अलग अलग सोर्सों को डिवाइड कर देंगे, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, फिर धार्मिक साहित्य में क्या क्या चीजें आती है, धर्मेतर साहित्य में क्या क्या चीजें आती हैं, फिर उन चीजों से, जैसे वेद हो गया तो 4 वेदों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहां सिर्फ वेदों का अध्ययन किया जाता है, वर्णन किया जाता है उन चीजों का। धर्मेतर साहित्य में जितने भी साहित्य मिलते हैं उनका वर्णन किया जाता है। जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, सिक्के, मृतभांड वगैरह, उनका सिर्फ वर्णन करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा फोकस किया जाता है तथ्यात्मक चीजों। लेकिन जो ही हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें सोर्सेस का अध्ययन करना हो तो वहां पे हमारा नजरिया पूरी तरीके से बदल जाता है, अप्रोचेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से सोर्सेस का वर्णन नहीं किया जाता, बल्कि सोर्सेस का विश्लेषण किया जाता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है और उनके इंपॉर्टेंस, महत्व और लिमिटेशंस पे चर्चा की जाती है कि इनका क्या महत्व है, इनकी क्या सीमाएं हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा दिया पूरा प्राचीन इतिहास। 150 से ज्यादा, 160 से ज्यादा क्लासेस हैं उसमें, और वो पर्याप्त है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको देना है प्रीलिमिनरी एग्जाम से तो किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। और साथ ही मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उसमें 60 to 65% चीजें बहुत पर्याप्त है, बहुत ही डीप, बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने उस कक्षा को पढ़ा है। जो लोग उस कक्षा को ज्वाइन नहीं किए वो तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोनों कक्षाएं आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके इतिहास पे वो मजबूत पकड़ होगी कि आपके सामने अच्छे अच्छे प्रोफेसर टिक नहीं पाएंगे, अच्छे अच्छे लोग नहीं टिक पाएंगे। आप इतिहास में फुल कॉन्फिडेंस में होंगे, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, किसी भी लेवल पे। दोनों कक्षाओं को अगर एक साथ लेकर के आप पढ़ लेते हैं, पहले उसको अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद इसको अध्ययन कर लीजिए, फिर दोनों नोट्स को एक जगह रखिए, फिर दोनों नोट्स को मिलाकर के एक नया नोट्स तैयार कर लीजिए। फिर देखिए आप इतिहास में कहाँ होंगे, किस जगह होंगे, क्या लेवल होगी आपके इतिहास में, आप सोच नहीं सकते। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में स्रोतों की भूमिका, या यूं कह सकते हैं कि स्रोतों का विश्लेषण। जब लोग प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में जाते हैं तो हमें पता है कि प्राचीन इतिहास के लिए जो सोर्सेज होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। इसका कारण यह है कि हमें कई हजार साल पीछे जाकर के उस काल की घटनाओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना होता है और सत्य तक पहुंचना होता है। हम हजारों साल पीछे जाते हैं और हजारों साल पीछे जाने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचना होता है, सत्य पे पहुंचना होता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं तो हम सोर्सेस के बारे में भी देखें कि कौन से स्रोत हैं उपलब्ध और कौन से स्रोत हमें क्या जानकारी दे सकते हैं, इन स्रोतों का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इस काल तक सत्य तक जाने के लिए या इस काल के सत्य तक पहुंचने के लिए। जो स्रोत हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो उन स्रोतों का हमें विश्लेषण करना होता है। ऐसे ही नहीं कि हम बस स्रोत मिल गया और एक निष्कर्ष निकल जाए, उन स्रोतों का विश्लेषण करना होता है, उन स्रोतों का पर गहन विचार करना होता है, तब जाकर के एक निष्कर्ष निकाला जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब इतिहास के अध्ययन के क्रम में जब इतिहासकार सोर्सेस की तरफ बढ़ता है और हजारों वर्ष पीछे जाता है तो उसकी भूमिका इतिहासकार से ज्यादा एक गुप्तचर या जासूस के रूप में होनी चाहिए, सीआईडी के तौर पर होनी चाहिए, कि उन पूरे तथ्यों, स्रोतों का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद तब जाकर के एक निष्कर्ष यानी सत्य पर पहुंचे। वो समझ पा रहे हैं आप लोग? तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन क्रम में सोर्सेस के कितना इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, स्रोतों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, कि वहां पे इतिहासकार को एक सीआईडी की भूमिका में होना होता है।
हर चीज को बहुत गौर से विश्लेषण करना होता है, समझना होता है, तब जाकर के वह एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, और वह निष्कर्ष सत्य होना चाहिए या सत्य के करीब होनी चाहिए। जब प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सोर्सेस की बातें करते हैं तो बेसिकली दो स्रोतें यहाँ पे आती हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात किया जाए तो इसके तहत बर्तन हो गया, उपकरण हो गए, हथियार हो गए, खिलौने हो गए, ये सारी चीजें आती है। वहीं साहित्यिक स्रोतों की बात किया जाए तो यहाँ पे पांडुलिपियां आती हैं, इनकी कागज तो था नहीं, तो पांडुलिपि आती है, पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। अब सवाल उठता है क्या पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को हम पूरी तरीके से अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न मान सकते हैं? तो कहा जाता है कि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न नहीं, ताकि कई सारे पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उनकी भूमिका साहित्य के रूप में होती है, महत्वपूर्ण होती है, और कई सारे साहित्य ऐसे होते हैं जिनकी भूमिका पुरातत्व के रूप में महत्वपूर्ण होती है। आप समझ पा रहे हैं इसको? अभी मैं नोट करवाऊंगा ये सारी चीजें, थोड़ा सा भूमिका बनाइए दिमाग में कि स्रोतों का विश्लेषण किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, एक करेंगे आगे चल करके। जब दो स्रोत हम लोग बांटते हैं, एक पुरातात्विक एक साहित्यिक, तो मैंने बताया कि दोनों स्रोतों को हम पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग नहीं मान सकते, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कहीं ना कहीं कुछ सोर्स ऐसे होते हैं, कुछ जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कई सारे पुरातात्विक स्रोत, कुछ पुरातात्विक स्रोत ऐसे हैं जिनकी भूमिका साहित्य के रूप में होती है, महत्वपूर्ण है, और कुछ साहित्य स्रोत ऐसे हैं जिनकी भूमिका पुरातत्व के रूप में महत्वपूर्ण होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभिलेख हो गया, एक्चुअल में अभिलेख मिला तो पुरातत्व से, लेकिन अभिलेख में लिखे गए तो वहां पे हमें भाषा विज्ञान की जरूरत होगी, और भाषा विज्ञान के सीधा मतलब कि अभिलेख में लिखी गई चीजें है तो अभिलेख पुरातत्विक स्रोत, लेकिन वो साहित्य के रूप में यूज किया जा रहा है, लिखित रूप में मौजूद रहता है। ऐसे ही प्राचीन काल की जो लिखित पांडुलिपियां है तो साहित्यिक स्रोत, लेकिन मिली हुई है कहां? पुरातत्विक खुदाई से प्राप्त हुई है पांडुलिपियां। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों सोर्सेस को एक दूसरे से हम पूर्णतः न तो अलग कर सकते हैं, न ही एक दूसरे से पूरी तरीके से मिला सकते हैं, यानी इनकी भूमिका मिक्सअप रूप में, एक मिश्रित भूमिका के रूप में दोनों स्रोत उपलब्ध होते हैं। तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत तो ये चीजें हो गई। आगे हम लोग पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे, पहले साहित्यिक स्रोतों की बात कर लेते हैं। जब साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, और ये विभाजन होता है प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। दो विभाजन होता है, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। पहले हेडिंग डाल लीजिए, कुछ लिखते चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते। लिखिए, हेडिंग डालिए, प्राचीन काल के इतिहास, प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन के क्रम में स्रोतों का विश्लेषण क्लियर है? यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, साइड में आप लोग लिख लीजिएगा। जब हम स्रोत की बात करते हैं ना, तो अप्रोचेस दो होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम लोग बात करें और मुख्य परीक्षा, दोनों जगह दो अप्रोच से स्रोत का अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में स्रोतों का वर्णन किया जाता है, यानी यहाँ पे जो अध्ययन होता है वर्णनात्मक अध्ययन होता है, जो चीजें मिली हम लोगों ने उसका वर्णन कर लिया। लेकिन मुख्य परीक्षा में स्रोतों का वर्णन नहीं होता है, बल्कि स्रोतों का विश्लेषण होता है, ध्यान रखिए, और मूल्यांकन होता है। दो तरीका। तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग विश्लेषण और मूल्यांकन पे फोकस रहेगा। वर्णन की बात की जाए तो मैंने बताया कि 160 से ज्यादा लेक्चर्स मैंने प्राचीन इतिहास का दिया है, जिसमें 60 से 65% चीजें मेंस के भी शामिल है, और ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण है, औषधि है पूरा। कहीं भी आपको कोई भी इतना डीप में प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ाया। किसी भी पेड ग्रुप में जाएंगे, इतिहास का 20-20 हजार रुपया फीस देंगे आप, लेकिन इतना डीप आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये प्राचीन इतिहास का एक लैंडमार्क था ऑनलाइन के इतिहास में। यूट्यूब पे इतना डीप कोई पढ़ाया नहीं, उसके बाद में ढेर सारे लोगों ने पढ़ाया इतिहास, कई सारे लोगों ने, लेकिन जो क्रमबद्धता और जिस प्रकार के चेंजेस को यहाँ पे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है, उस प्रकार से ये नहीं मिलेंगे। एक बार पढ़ेंगे हर एग्जाम के लिए, यूजीसी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीईटी, जितने भी एग्जाम, सबके लिए, आईएएस प्री, पीसीएस प्री, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्रोतों का विश्लेषण हम लोग बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा यहाँ लिखिए जो मैंने चीजें आप लोगों को समझाई है, एक भूमिका बनाइए। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में
इसे लिखें। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि हमें हजारों वर्ष पीछे जाकर यात्रा करना होता है और सत्य को पता लगाने का प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अध्ययन के क्रम में स्रोत क्या हो। क्लियर है? यहाँ पे अध्ययन के क्रम में सोर्स क्या हो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमें हजारों वर्ष पीछे जाकर के यात्रा करना होता है और सत्य पर पहुंचना होता है। जिसका मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ इतिहासकार को सीआईडी की भूमिका में आना होता है। सीआईडी धारावाहिक आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है तो यूट्यूब पे सर्च मार के देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतिहासकार की एक्चुअल में भूमिका क्या होती है। सीआईडी कोई मर्डर होता है, मर्डर वाले स्थान पे जाता है तो वहाँ खोज करता है क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पर्स मिल गया, फोटो मिल गए, चप्पल मिल गए, जूते मिल गए। फिर इन सोर्सेस से वह सत्य का पता लगाने का प्रयास करता है कि इसका मर्डर किसने किया है। मर्डर के पीछे होने वाले कारणों का भी पता लगाने का वो प्रयास करता है। यहाँ इतिहासकार की भूमिका ऐसी हो जाती है क्योंकि हम हजारों वर्ष पीछे यात्रा करते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे पास सोर्सेस क्या है, हम कौन से सोर्स से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए अध्ययन सामग्रियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा? एक भाग पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। दो भागों में डिवाइड करते हैं। जब हम पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। खिलौने, बर्तन, उपकरण, मुद्रा, अभिलेख, है ना, मूर्ति आदि। जब साहित्यिक स्रोतों की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्राचीन पांडुलिपियां आती हैं, एवं अन्य ग्रंथ आते हैं। यहां तक क्लियर है? अब सवाल उठता है कि जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं क्या दोनों एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं? तो यहां हम पाएंगे कि इन्हें हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग नहीं मान सकते। तो यहां पे एक हेडिंग डाल लीजिए, क्या पुरातात्विक और साहित्यिक साहित्यिक स्रोत दोनों को कॉमा लगा दीजिएगा, दोनों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक माना जा सकता है। सामान्यतः ऐसा लोगों को लगता है
अभी भी जो आप किसी से पूछेंगे कि क्या पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो 90% लोगों का जवाब होगा कि यस, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों अलग हैं। साहित्यिक स्रोत लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोत हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, सामान्यतः हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि दोनों स्रोतों में स्पष्ट विभाजन रेखा हम नहीं कर सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे से अलग हैं या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने बताया कई सारे पुरातात्विक सामग्रियां ऐसी होती हैं जो साहित्यिक सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और कई सारी साहित्यिक सामग्रियां ऐसी होती हैं जो पुरातात्विक सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे मैंने बताया था, अभिलेख मिलते हैं पुरातात्विक खुदाई से, लेकिन इनके लिए हमें भाषा विज्ञान की जरूरत होती है, तो साहित्यिक सामग्री के रूप में इसका इस्तेमाल होने लगता है। ठीक ऐसे ही जो प्राचीन पांडुलिपियां हमें मिली हुई हैं, तो ये प्राचीन पांडुलिपियां हमें पुरातात्विक खुदाई में ही प्राप्त हुआ है, तो मिला है खुदाई में, लेकिन महत्व कहां पे इसका? साहित्य के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, पुरातात्विक, इसी के नीचे लिखिए, ये हेडिंग है, पुरातात्विक और साहित्यिक, पुरातात्विक और साहित्यिक सामग्रियों के अंतर्गत, ऐसे कह लीजिए, अंतर्गत एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना कठिन है, क्योंकि कुछ पुरातात्विक सामग्रियां ऐसी होती हैं जो साहित्यिक महत्व की बन जाती हैं, यहां पे एग्जाम्पल लिखवा दो। जैसे लिख लीजिए, उदाहरण के तौर पे जैसे अभिलेखों के अध्ययन हेतु, ऐसे कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन हेतु भाषा विज्ञान के समझ की आवश्यकता होती है। अभिलेख क्या है? पुरातात्विक सामग्री है, लेकिन उसके लिए क्या होता है? भाषा विज्ञान के समझ की आवश्यकता होती है। हमें भाषा विज्ञान आएगा तभी हम अभिलेख पढ़ पाएंगे। ऐसे ही एक एग्जांपल और लिख लीजिए, समझ होती है। उसी प्रकार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उसी प्रकार कुछ साहित्यिक सामग्रियां भी पुरातात्विक महत्व की बन जाती हैं, जैसे प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियां। जैसे प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियां, समझ पा रहे हैं इसे? समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लग रहा होगा आप लोगों को कि ये सारी चीजों में दम नहीं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे एक्चुअल में तो आपको लगेगा ये सारी चीजें नहीं है। आपको यहाँ तथ्य तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका जो बौद्धिक लेवल है ना, वो बहुत ही विकास कर रहा है, यानी उसका स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन चीजों पे आप सोचना समझना शुरू करेंगे। यहाँ फैक्ट आपको कम मिलेगा, मैंने बताया, लेकिन जो सोचने समझने की चीजें हैं ना, इतना ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक्चुअल में यहां तक हम सोच सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो शुरुआत, अभी हम लोग टॉपिक में पहुंचे ही नहीं, अभी हम लोग पाषाण काल में एंट्री ही नहीं की है। अभी तो हम लोग प्राचीन इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से सारी चीजों को समझ रहे हैं, और यहां से प्रश्न भी आता है, मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है स्रोतों से। तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, जो अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि दोनों बिल्कुल अलग हैं, मैंने बताया दोनों अलग नहीं है, नहीं बांट सकते। जो प्राचीन पांडुलिपि है, कागज का आविष्कार 13वीं शताब्दी में कागज का प्रयोग भारत में 13वीं शताब्दी में होता है। भारत में पहली बार कागज दिल्ली सल्तनत के दौरान शुरू किया जाता है, कागज पे लिखना शुरू। उससे पहले ताड़ के पत्ते पर
केले के पत्ते पर, है ना, जो कपड़ों पे इस प्रकार से लिखी जाती थी, उन्हीं को बोला जाता था पांडुलिपियां बोली जाती थी, हाथ से लिखी होती थी। जो प्राचीन ग्रंथ आज हमारे पास मौजूद है, चाहे अर्थशास्त्र हो, कौटिल्य का, वेद हो, पुराण हो, ये सारी चीजें पांडुलिपियों के रूप में मौजूद है हमारे पास। हमारे पास कागज पे लिखित नहीं है, ये पांडुलिपि ऐसे लिखा जाता है कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, बदल दिया गया है, बदलाव हो गया है इसमें, इसलिए इतिहास में गुण जानकारियां नहीं दे पाती हैं। तो ये जो पांडुलिपियां प्राप्त हो रही हैं एक्चुअल में हमें पुरातात्विक खुदाई से ही मिल रही हैं, लेकिन इनका महत्व कहां पे है? साहित्यिक स्रोत में है। पांडुलिपियों को हम लोग पुरातात्विक स्रोत में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पांडुलिपियां मिली हुई हैं तो ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाती है। वहीं अभिलेख मिलता है हमें खुदाई, जो है कि खुदाई के दौरान, और यूज कहां पे हो जाता है? भाषा विज्ञान की तरह। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, पुरातात्विक है ना। चलिए, उसी प्रकार कुछ साहित्यिक सामग्रियां भी पुरातात्विक महत्व की बन जाती हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गया। अब आइए स्रोत को डिवाइड कैसे करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत पहले लिख लेते हैं हम लोग, हेडिंग डाल लीजिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो इसे सामान्यतः दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है प्राथमिक स्रोत, इस पर मैंने डिस्कशन भी किया है कई बार आप लोगों को, और दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत, दोनों को समझ लीजिए। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत क्या होता है? प्राथमिक स्रोत का मतलब है कि अगर हमें हड़प्पा काल पे लिखना है तो हम हड़प्पा काल के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, बर्तन हो गया, खिलौने हो गए, मूर्तियां हो गई, वहां पे जो पुरातात्विक चीजें मिली हुई हैं, घर मिला है, कुआं मिला है, बहुत सारी चीजें हड़प्पा काल पे जो मिली है, हम उन स्थलों पे जाते हैं, उन चीजों को गौर से देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और हड़प्पा काल पे इतिहास लिख देते हैं। इसे बोला जाता है प्राथमिक स्रोत। यानी मैंने जो लिखा वो हो गया प्राथमिक स्रोत का इतिहास, क्योंकि मैंने उस काल के बारे में लिखा जिस काल के संदर्भ में मैंने वस्तुओं को देखा, समझा, विश्लेषण किया और लिख दिया, प्राथमिक स्रोत हो गया। अब मैंने लिख दिया हड़प्पा काल के ऊपर। अब कोई इतिहासकार है वो हमारी किताब को पढ़ता है और हमारी किताब को पढ़ करके हड़प्पा काल के ऊपर खुद लिख देता है, तो हो जाता है द्वितीयक स्रोत। यही डिफरेंसेस है। प्राथमिक सोर्स जो होता है वो प्राथमिक चीजें देखी गई, उस काल के संदर्भ में लिख दिया गया, तो इसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण परक चीजें नहीं होती हैं, वर्णनात्मक चीजें ज्यादा हो जाती हैं। यहाँ तो वर्णन कर देते हैं हम ना, यहाँ पे ये मिला, अच्छा तो ऐसा रहा होगा, वर्णन कर दिया जाता है। लेकिन जो द्वितीयक स्रोत से जब इतिहास लिखा जाता है, जो दूसरा इतिहासकार है, तो वो आपके वर्णन का विश्लेषण करता है, तो द्वितीयक स्रोत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राथमिक स्रोत कम महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि द्वितीयक स्रोत में विश्लेषण कर देगा, आपका आलोचना भी कर देगा, तो वहां पे आलोचना की संभावना होती है। द्वितीयक स्रोत में विश्लेषण कर दिया जाता है। लेकिन प्राथमिक स्रोत बेसिकली ज्यादातर वर्णन आधारित ही होता है, वहां पे विश्लेषण कम होता है, आलोचना बिल्कुल नहीं होता है। और द्वितीयक स्रोत जब होता है तो आलोचना कर दिया जाता है। तो आज के इतिहासकाल जितने भी इतिहास के बारे में जो चीजें लिखी गई हैं वो एक्चुअल में द्वितीयक स्रोत के इतिहास में लोग पढ़ते हैं ना। प्राथमिक सोर्स के इतिहास कम, द्वितीयक सोर्स के इतिहास ज्यादा पढ़ी जाती है। अब द्वितीयक सोर्स को आधार बना करके कोई और व्यक्ति लिख देता है तो वो हो जाता है तृतीयक स्रोत, ऐसे बढ़ता चला जाता है। जैसे जो गाइड्स वगैरह होते हैं वो तृतीयक चतुर्थक सोर्स होते हैं। द्वितीयक सोर्स टेक्स्ट बुक, जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक माना जाता है, द्वितीयक सोर्स माना जाता है, प्रमाणिक होता है। ये ध्यान रखिए, ये प्रमाणिक होता है। क्यों द्वितीयक सोर्स प्रमाणिक होता है? क्योंकि इसमें विश्लेषण होता है, आलोचना होता है और मूल्यांकन भी होता है, इसलिए ये ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। द्वितीयक सोर्स के जब इतिहास पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आपके बौद्धिक विकास को मदद करेगा, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा। और वहीं प्राथमिक सोर्स की बात किया जाए तो प्राथमिक सोर्स के इतिहास मूल्यांकन परक नहीं होते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है, मुख्यतः वर्णनात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक, यानी एक प्रकार से वर्णन कर दिया जाता है, ये चीजें इस प्रकार से हैं। लेकिन जो द्वितीयक स्रोत वाला जाता है, जब इसका वर्णनात्मक चीजों को पढ़ता है तो फिर उसका विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है, आलोचना भी करता है। इसलिए ये इतिहास आपके बौद्धिक क्षमता को ज्यादा बढ़ाता है और ये इतिहासकार आपके बौद्धिक क्षमता में कम विस्तार देता है, कम विस्तृत करता है। तो आजकल के जितने भी इतिहासकार हैं
जैसे बहुत सारे RS शर्मा से लेकर के DD कौशाम्बी, या मध्यकाल में हम लोग जाते हैं इरफान हबीब वगैरह, रोमिला थापर वगैरह के इधर की बात किया जाए तो ये सब लोग द्वितीयक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों ने उन ग्रंथों का अध्ययन किया है जो उस दौर पे लिखे गए, अंग्रेजों के द्वारा जो लिखा गया, जो पांडुलिपियां लिखा गया, उनका अध्ययन करने के बाद ही, आलोचना, विश्लेषण, मूल्यांकन करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। बौद्धिक क्षमता विकास ज्यादा होता है तो इसी सोर्स पे ज्यादा, जब कहा जाता है टेक्स्ट बुक पढ़िए तो एक्चुअल में टेक्स्ट बुक की बात होती है, तो ये बात होती है कि इसको पढ़िए तो थोड़ा ज्यादा विस्तार होगा। अब जैसे इनकी किताबों से लेकर के कोई लिखता है तो ये हो जाता है तृतीयक स्रोत। और तृतीयक स्रोत में बेसिकली क्या होता है कि द्वितीयक स्रोत की किताबों को लेकर के लिख लिया जाता है, जैसे कि जो बहुत सारे गाइड वगैरह जो होते हैं, गाइड टाइप की किताबें, कई सारे, जैसे गाइड पढ़ेंगे तो आज आप लोग देखेंगे मार्केट में कई सारा प्रचलन है, कई सारे टीचर भी अपना किताब लिख रहे हैं, बहुत सारे टीचर लिख रहे हैं किताब। मान लीजिए कि रजनीश राज ने लिख दिया किताब, तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये जो रजनीश राज हैं ये उस पांडुलिपि का अध्ययन कर नहीं रहे हैं जो लाइब्रेरी में रखी हुई है, उस काल से जुड़ी हुई पांडुलिपि का अध्ययन करने के बाद उन्होंने लिखा। ये एक्चुअल में करते क्या है कि बस उठाते हैं इनकी किताबें और इनकी किताबें उठा करके वहां से छाट करके कुछ सीजन निकाल करके एक किताब नया तैयार कर देते हैं, तो हो जाता है उनका एक अपना अलग बुक हो जाता है। तो बेसिकली ये गाइड टाइप की बुक्स मानी जाती है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पे राजेश मिश्रा ने अपना किताब निकाला है, तो ये तृतीयक सोर्स कंसिडर आते हैं राजेश मिश्रा भी। ये भी द्वितीयक स्रोत की ढेर सारी किताबों उन्होंने उठाया और वहां पे चीजें लिख दिया, तो तीसरी स्रोत होता है। तो दो स्रोतों में बेसिकली बांटा जाता है, और मैंने बताया कि दोनों सोर्स के क्या महत्व है, यहीं पे लिख लीजिए तो ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लिखिए पहला, दोनों एक साथ डालिए, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत ऐसे डाल लीजिए। लिखिए प्राथमिक स्रोत सामग्री, प्राथमिक स्रोत सामग्री वह होती है जो उस काल से संबंधित होती है जिस पर इतिहासकार लिखता है। समझ रहे हैं ना इसका मतलब ये कि प्राथमिक सोर्स सामग्री वह है, वह उसी काल से जुड़ी होती है जिस पर इतिहास लिखता है। जैसे अगर हड़प्पा काल के इतिहास में लिखना है तो हड़प्पा काल की सामग्री का इस्तेमाल करके अगर हम हड़प्पा काल का इतिहास लिख रहे हैं तो हमारी सामग्री प्राथमिक सोर्स में हो जाएगी। और हमारे सोर्स का इस्तेमाल करके कोई लिखता है तो वो फिर उसकी सामग्री द्वितीयक सोर्स में आ जाएगी। क्योंकि मैंने सीधे हड़प्पा के बर्तन उपकरण देखे, इतिहास लिखे, लेकिन उसने हड़प्पा के बर्तन उपकरण नहीं देखे, बल्कि हमारे द्वारा जो वर्णन किया गया उसी को पढ़ करके वो एक नए निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करता है, तो उसे बोलते हैं द्वितीयक सामग्री। लिखता है वहीं, इसी में लिख लीजिएगा, वहीं द्वितीयक स्रोत वह है, वहीं द्वितीयक स्रोत वह है जब संबंधित इतिहासकार को लेखन का आधार बनाकर आगे कोई दूसरा इतिहासकार लिखता है, दूसरा इतिहासकार लिखता है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं। लिखिए, उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए मृदभांड, मुहर तथा अन्य कलाकृतियों के आधार पर अन्य कलाकृतियों को आधार बना, कैसे कर लीजिए, अन्य कलाकृतियों को
आधार बनाकर ब्रिटिश विद्वान गार्डन चाइल्ड लिखता है तो इसके लेखन को प्राथमिक स्रोत, इसके लेखन में प्राथमिक स्रोत का उपयोग माना जाएगा, क्लियर। एक लाइन इसमें लिख लीजिए, द्वितीयक स्रोत इसमें लीजिए, किंतु इसमें लिखिए, किंतु अगर कोई गार्डन चाइल्ड को आधार बनाकर, अगर कोई गार्डन चाइल्ड को आधार बनाकर इतिहासकार लिखता है तो इसे द्वितीयक स्रोत के उपयोग के रूप में देखा जाएगा। क्लियर है। प्राथमिक सोर्स का सीधा सा मतलब कि हम उस काल के सामग्रियों का इस्तेमाल करें इतिहास लिखने में जिस काल से जुड़ा हुआ है। द्वितीयक सोर्स का मतलब कि हमारे यानी प्राथमिक सोर्स का इस्तेमाल करके जब कोई दूसरा लिख देता है तो उसे बोलते हैं द्वितीयक स्रोत बोलते हैं। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, जैसे वैदिक काल का अगर हमें अध्ययन करना है तो वैदिक काल के अध्ययन के लिए क्या होगा? प्राथमिक सोर्स अध्ययन के लिए प्राथमिक सोर्स क्या होगा आप बताइए। मान लीजिए वैदिक काल का इतिहास लिखना है आपको और आप प्राथमिक स्रोत बनना चाहते हैं तो प्राथमिक सोर्स क्या होगा? वैदिक ग्रंथ जो है ना, वैदिक ग्रंथ होगा। अगर आपको वैदिक काल पर लिखना है तो आपको वैदिक ग्रंथ पढ़ना होगा, ये आपका प्राथमिक सोर्स हो जाएगा, प्राथमिक सोर्स। और आपने वैदिक ग्रंथ के आधार पर जो लिख दिया और आपको पढ़ करके कोई दूसरा लिख दिया तो हो जाएगा द्वितीयक स्रोत। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लीजिए वैदिक ग्रंथ पर, जैसे हर्ष काल के अध्ययन के लिए, हर्ष काल के अध्ययन के लिए प्राथमिक स्रोत क्या होगा? जैसे वाणभट्ट एवं ह्वेनसांग की रचनाएं, क्योंकि ये आए थे इसमें, ह्वेनसांग की रचनाएं। वाणभट्ट समकालीन था, उसने लिखा। ह्वेनसांग भी आता है इस दौरान, वो लिखता है। अच्छा, ये सारी चीजें क्लियर हो। एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा है कि जो स्रोत प्राथमिक है क्या वह सिर्फ प्राथमिक स्रोत ही होता है या द्वितीयक स्रोत भी बन जाता है? इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ह्वेनसांग ने लिखा तो हर्ष काल के अध्ययन के लिए ह्वेनसांग की रचना तो प्राथमिक स्रोत होगी, क्योंकि ह्वेनसांग उस दौर में आया था, उसने उस काल के इतिहास लिखा। लेकिन ह्वेनसांग अपने ही ग्रंथ में अशोक के काल के बारे में कुछ लिखता है, तो ह्वेनसांग की वही रचना जो हर्ष के काल के लिए प्राथमिक स्रोत है, वही रचना अशोक के संदर्भ में द्वितीयक स्रोत का काम करेगी, क्योंकि ह्वेनसांग अशोक का समकालीन नहीं था, अशोक के समकालीन ह्वेनसांग नहीं था। तो किसी और विवरण से अशोक के बारे में पढ़ा होगा, उसके बाद अशोक के बारे में लिखा होगा, तो ह्वेनसांग की वही रचना जो हर्ष के लिए प्राथमिक स्रोत, वही अशोक के लिए द्वितीयक स्रोत के रूप में काम करेगी। तो ध्यान रखिए, कोई ग्रंथ जो, यहीं पे लिख लीजिए, कोई ग्रंथ जो किसी काल विशेष के लिए प्राथमिक स्रोत है, वही दूसरे काल विशेष के लिए
द्वितीयक स्रोत भी बन सकता है, जैसे हर्ष के काल के लिए ह्वेनसांग की रचना प्राथमिक स्रोत है। वहीं अशोक काल के लिए द्वितीयक स्रोत। क्लियर है ना? चीजें समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे ह्वेनसांग ने अशोक के बारे में लिखा, अशोक के संदर्भ में कोई चीज लिखती है तो जाहिर सी बात है अशोक के काल का था नहीं, तो अशोक के संदर्भ में किसी और ग्रंथ से चीजें उठाई होंगी, जाना होगा, पढ़ा होगा, उसके बाद अपना विश्लेषण करके इसने लिख दिया। तो अशोक के संदर्भ में ह्वेनसांग की वही रचना द्वितीयक स्रोत सामग्री बन जाएगी और हर्ष के काल के लिए वही ह्वेनसांग की रचना प्राथमिक स्रोत सामग्री के रूप में काम करेगी। क्लियर है? आइए कुछ और चीजें देखते हैं। तो की कुछ विशेषताएं हैं प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत की। क्या विशेषताएं हैं? एक दो बिंदुओं में इसे भी समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने बताया कि जहां जो प्राथमिक स्रोत होता है वो अनुगढ़ होता है, अनुगढ़ मतलब उसे गढ़ा हुआ नहीं होता है और अपरिष्कृत होता है। वहीं जो द्वितीयक स्रोत होता है वो परिष्कृत होता है। तो लिखिए, प्राथमिक स्रोत अनुगढ़ एवं अपरिष्कृत होता है, इसका मतलब समझ रहे हैं? मैंने बताया कि जो भी चीजें सिर्फ वर्णनात्मक होती है तो वो अनुगढ़ और अपरिष्कृत होता है, रिफाइंड किया हुआ नहीं होता है, छानबीन नहीं किया जाता है। छानबीन मतलब उसका विश्लेषण मूल्यांकन नहीं किया गया, यही सीधा सा मतलब है। ये गढ़ा हुआ तराशा हुआ नहीं है, बस सीधे वर्णन कर दिया गया। जबकि द्वितीयक स्रोत तराश दिया जाता है, उसमें आलोचनात्मक चीजें भी, यानी जो लेखक है अपनी दृष्टि भी उसमें डाल देता है, उसका आलोचना भी कर देता है। तो लिखिए, अनुगढ़ और अपरिष्कृत होता है। वहीं इसी में लिख लीजिए, वहीं द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत से एक कदम आगे होता है, एक कदम आगे होता है। ठीक, लिखिए, द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत का परिष्कृत और परिवर्धित रूप होता है। इसमें लेखक की निजी टिप्पणी भी शामिल होती है, शामिल होती है। दोनों की विशेषताएं क्लियर है। जहां प्राथमिक स्रोत मैंने बताया कि अपरिवर्धित होता है, अपरिष्कृत होता है, वहीं द्वितीयक स्रोत परिष्कृत होता है, बेहतर होता है। इसमें लेखक का जो निजी टिप्पणी है वो भी शामिल हो जाता है, विशेषता हो गया। अब आइए दोनों स्रोतों का महत्व, एक हेडिंग डाल लीजिए, दोनों स्रोतों का महत्व। दोनों स्रोतों का महत्व लिखिए। नंबर 1, जब हम लोग प्राथमिक स्रोत की बात करते हैं तो प्राथमिक स्रोत किसी काल विशेष के संदर्भ में आरंभिक जानकारियां हमें देता है। तो लिखिए, प्राथमिक स्रोत किसी काल विशेष का किसी काल विशेष का आरंभिक अनुभव प्राप्त कराता है,
वहीं द्वितीयक स्रोत उससे संबंधित काल पर एक दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्लियर है? द्वितीयक स्रोत एक दृष्टिकोण भी प्रदान कर देता है। मैंने बताया कि जब वो प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करता है, अध्ययन करके जब लिखता है तो उसको आलोचनात्मक मूल्यांकन परिष्कृत वगैरह कर देता है। तो यहां पे लिख लीजिए, जहां प्राथमिक स्रोत काल विशेष के संदर्भ में व्यापक सूचनात्मक होते हैं, वहीं द्वितीयक स्रोत मूल्यांकन परक आलोचनात्मक होते हैं। क्लियर है? तो अब यदि आप लोगों से कोई प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के बारे में पूछता है तो आप बेहतर तरीके से उसका रिप्लाई कर सकते हैं। प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि प्राचीन इतिहास के जानने के क्रम में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की क्या महत्ता है, तो उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। आपको थोड़ा सा परिचय देना है, प्राथमिक द्वितीयक स्रोत क्या होता है, और परिचय देते हुए थोड़ा सा विशेषता लिखते हुए आपको ये महत्ता को लिख देना है। 150 शब्दों में आपका पूरा जो है कि क्वेश्चन हो जाएगा। बल्कि ये प्रश्न को यहाँ पे लिख लीजिए कि प्राचीन काल के इतिहास के संदर्भ में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आप लोगों का, आप लोग लिख लीजिएगा इसी में, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपने से लिखिए, समझ करके लिखने का प्रयास करिए। अभी आगे और भी मजा आएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को कराऊंगा कि भारत में इतिहास लेखन इस्लाम की शानदार धरोहर है, जबकि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। तो भारतीय इतिहास लेखन इस्लाम का शानदार धरोहर क्यों कहा जाता है, इन बिंदुओं पर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। सोर्सेज में डिस्कशन होगा, लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा। और भारतीयों में जब कहते हैं कि ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, तो किस वे में कहा जाता है, क्या यह बात सही है कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था या नहीं था? तो ये सारी चीजें आगे के क्लासेस में डिस्कशन होंगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा हो, मजा लग रहा हो, तो क्लासेस को मैं कंटिन्यू करता रहूं ऐसे ही। कम से कम एक जो है कि एक लंबा, मतलब आप लोगों की एक समझ आ रही चीजें आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में किस लेवल में जाकर के हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। जो लोग इतिहास के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, खासतौर से ऐसे लोग जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, और ऐसे लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इतिहास को लेकर के, तो ऐसे लोगों के लिए ये कोर्स बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो जहां जाइए दमदारी से पढ़ाइए, क्योंकि आज स्कूलिंग सिस्टम बहुत खराब है, अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है। गिनी चुनी कुछ यूनिवर्सिटियों में जो महत्वपूर्ण टीचर हैं वो भी उतना समय दे नहीं पाते बच्चों को, और उस एक अप्रोच जो होता है कंपटीशन को, उस अप्रोच में जा भी नहीं पाते। जैसे डीयू वगैरह की बात की जाए तो एक अलग अप्रोच में लेकर के इतिहास को वहां पे चलते हैं। इसी वजह से डीयू से पढ़ा हुआ लड़का भी आकर के कोचिंग करना हो जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। पता चले इतिहास से नेट जेआरएफ है, लेकिन उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करना पड़ रहा है, चल करके वो पढ़ रहा है किसी टीचर से। कारण ये कि स्कूलिंग सिस्टम गड़बड़ है। अगर स्कूल में बेहतरीन टीचर आ जाए तो फिर कोचिंग की जरूरत ही खत्म हो जाए। किसी डिग्री कॉलेज में अगर पढ़ाने को मिल जाए हमें इतिहास, और मौका मिल जाए, 1 साल का वहां मौका मिलता है इतिहास पढ़ाने का, तो वहां तो इतिहास एकदम, इतिहास का हम लोग ABCD कर देंगे। पूरा इतिहास कैसी की तैसी कर दिया जाएगा। लड़का वहां से जब पढ़ करके निकलेगा तो वो अपने आप में इतिहास का एक पिलर बन के निकलेगा, इतिहास पर मजबूत पकड़ रखेगा हर दृष्टिकोण से। फिर उसे सिविल सर्विसेज या किसी एग्जाम के लिए फिर कोचिंग करने की जरूरत नहीं। आप देख पा रहे हैं कि जो चीजें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पिछले 3-4 लेक्चरों में, आप लोग कोशिश करिए कि उसको नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर वे में। नोट्स थोड़ा बेहतरीन बनाइए, मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट्स आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, जिससे कि आप नोट्स पे काम कर सकें। नहीं देखें तो आपका मन लगे पढ़े, तो आप पाएंगे कि सारी चीजें आपको किताबों में ढूंढने से नहीं मिलेगी। किताबें सब कुछ नहीं बयां करती है। जो टीचर होता है वो महज किताब पढ़ करके नहीं पढ़ाता है, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, टीचर की बहुत सारी मेहनत होती है, तब जाकर के आपको गुड़ से गुड़ चीजें भी
बिल्कुल आसान वे में आपके सामने ला करके रख देता है। और जहाँ तक आपकी बुद्धि नहीं पहुँच पा रही, जहाँ तक आपकी समझ नहीं पहुँच पा रही है, उससे आगे टीचर आपको निकल करके समझाता है, बियॉन्ड द यू थिंक। जहाँ तक आप सोचते हैं उससे बाहर जा करके टीचर आपको सोचने पे मजबूर करता है और चीज़ें समझाता है, बताता है कि ये चीज़ें करिए। आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपका इंटरेस्ट जगेगा। अभी हम लोग टॉपिक में नहीं एंट्री किए हैं, अभी जब खंड 1 में हम लोग बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि एक्चुअल में इन सब चीज़ों पे तो अभी हम लोगों ने विचार ही नहीं किया। इतिहास महज तथ्यों का संकलन नहीं, मैं बार-बार बोलता हूँ, थोड़ा सा माइंड रखिए, खुला रखिए माइंड, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जब तक समझेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, खासतौर से सिविल सर्विसेज। और आजकल देख रहे हैं आपको, जैसे कि जो हायर एजुकेशन वगैरह एग्जाम है, वहाँ भी आपके इतिहास बड़ी हाई लेवल पूछे जा रहे हैं। कहने के लिए तो वहाँ है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन पूरा मेंस से उठा करके पूछ लिया जाता है। तो आपको वहाँ भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि अगर हमें देना है, सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ा अच्छे तरीके से इतिहास को पढ़िए। और मेरी कोशिश है कि देखिए, इतिहास को जो चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये कहीं भी अगर जाते हैं आप दिल्ली वगैरह में, तो आपको इन्हीं चीज़ों के लिए 40-40 हज़ार रुपये आपको फीस देना होगा। और जितनी गहराई से मैं यहाँ पे समझाते रहूँ, वहाँ पे टीचर नहीं समझाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं और हर 3 महीने पर उन्हें एक नया बैच शुरू करना होता है। जब तक एक बैच खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा बैच शुरू नहीं होगा। तो बस होता है जल्दी पढ़ाना और समाप्त कर देना। उसके बाद बच्चों को ढेर सारा बुकलेट वगैरह दे देना कि अपना पढ़ते रहो, बीच बीच में आते रहो। मेरा एक सब कुछ समझते चलिए, और मैं आपको प्रॉपर वे में एक नोट्स भी बनवाता चलता हूँ। सिर्फ मेरे नोट्स भी अगर कमांड कर लेंगे तो आपका मेंस में कोई रोक नहीं पाएगा आपके इतिहास को। सिर्फ नोट्स भी कमांड कर लीजिए। नहीं पढ़ पा रहे हैं किताब, मत पढ़िए, नोट्स कम से कम पढ़ लीजिए। जितना मैं लिखवाता हूँ, अगर वो चीज़ें आपके दिमाग में रहता है तो आपका कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, हर एग्जाम सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बार करके तो देखिए मेहनत, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें करते हैं। चूंकि अभी सोर्सेज ही चलेगा, तो हम लोग देखेंगे अध्ययन सामग्री के रूप में जो साहित्यिक ग्रंथ है उनका क्या महत्व है। साहित्यिक ग्रंथों के बारे में हम लोग साहित्यिक ग्रंथ को 2 भागों में हम लोगों ने बांट दिया, पुरातात्विक और प्राथमिक द्वितीयक स्रोत। इसके बाद अध्ययन सामग्री के रूप में साहित्यिक ग्रंथों का महत्व, फिर जो साहित्यिक ग्रंथ है, फिर साहित्यिक स्रोतों को हम लोग बांट देंगे अलग अलग भागों में, धर्मनिरपेक्ष, उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते हुए मान के चलिए कि 3-4 लेक्चरों में हम लोग इन स्रोतों पर अध्ययन कर लेंगे मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर हम लोग आगे खंड 1 में प्रवेश करेंगे। इसी दौरान कुछ प्रश्नों पे भी हम आप लोगों की चर्चा करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।